एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ओरिजिनल्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति कुशवाहा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि अब श्रीलंका के बाद बांग्लादेश में भी इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है और बांग्लादेश में किस तरीके के हालात देखने को मिल रहे हैं, इन सब के बारे में मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में भी आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने लगी है। बांग्लादेश में महंगाई जो है वो आसमान छूने लगी है, जिससे लोग वहाँ पर सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं, क्योंकि वहाँ पर भी अब बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, जिससे कि वहाँ की जो आम जनता है उसके लिए वहाँ से अपनी ज़रूरतों का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई देखने को मिल रही है, तो इस वजह से वहाँ पर भी अब लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने लगे हैं। स्वतंत्रता के बाद अगर हम लोग बात करें तो बांग्लादेश में पहली बार इतनी ज़्यादा महंगाई देखने को मिली है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग होकर कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पहले बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही एक पार्ट हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। बाद में फिर इंदिरा गांधी जी के टाइम पर बांग्लादेश जो है वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बन जाता है। तो वो कब बना था और वो ईयर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को श्रीलंका के बारे में भी आइडिया हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करें, अगर श्रीलंका में प्रेजेंट टाइम पर शेख हसीना जी की सरकार देखने को मिलती है, तो उन्होंने पेट्रोल के दाम में 51% और डीजल के दाम में 42% तक का इजाफा कर दिया है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के जो दाम हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई देखने को मिल रहे हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर दी गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हर जगह अब चाहे हमारी कंट्री हो या कोई सी भी कंट्री हो, वहाँ पर पेट्रोल या फिर जितने भी जो ऑयल रहते हैं उनका शॉर्टेज देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ रसिया एंड यूक्रेन वॉर की वजह से। तो ऐसी ही सिचुएशन जो है वो अब बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है। तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। सबसे ज़्यादा जो महंगाई बढ़ी है वो ऑयल सेक्टर में, यानी कि वहाँ के जो पेट्रोल और डीजल हैं उनमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से वहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बांग्लादेश में जून में, यानी कि आज कुछ पुराना डाटा है कुछ मंथ पहले का, तो जून में जो महंगाई की दर देखी गई थी वो 7.9% थी। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई रेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जैसे हमारी कंट्री में भी जो महंगाई है उसे 4+-2 के बीच में रखने को कहा जाता है, क्योंकि यही जो है वो सबसे अच्छी महंगाई की रेट देखने को मिलती है जो आम जनता के लिए भी अफोर्डेबल होती है। यानी कि 4+-2 का कहने का क्या मतलब है कि 2 से लेकर 6 के बीच में महंगाई जो है वो होनी चाहिए, उसकी दर जो है वो 2 से लेकर 6 के बीच में होनी चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में हमें लगभग 8 के बराबर महंगाई देखने को मिल रही है। तो इस वजह से ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। इसी वजह से आम लोग जो हैं वो अब अपनी ज़रूरतों का सामान अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वो सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने लगे हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग आगे बात करें, बांग्लादेश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि जो फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें भी एक साल के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो वो 45.7 अरब डॉलर से घटकर 39.48 अरब डॉलर पर आ गया है। अगर हम लोग बात करें, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो किसी भी कंट्री का दूसरे देशों से सामान आयात करने के लिए जो भंडार या फिर हम लोग कहें जो मुद्रा का जो भंडार रखा जाता है उसे ही विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। तो बांग्लादेश का एक साल के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, एक साल पहले बांग्लादेश का जो विदेशी मुद्रा भंडार हुआ करता था वो 45.7 अरब डॉलर हुआ करता था, जो कि अब घटकर 39.48 अरब डॉलर पर आ गया है। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बांग्लादेश जो है वो दूसरे देशों से केवल 4-5 महीने तक ही सामानों का आयात कर पाएगा। उसके बाद उसके पास पैसे नहीं बचेंगे कि वो दूसरे देशों से अपनी ज़रूरतों का सामान आयात कर सके। हालांकि अगर ये भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो हैं उनमें और ज़्यादा इजाफा होता है तो फिर इससे पहले भी बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो यानी कि अगर हम लोग जनरल वे में कहें तो बांग्लादेश के पास अब सिर्फ 4-5 महीने तक ही दूसरे देशों से सामान आयात करने के पैसे बचे हैं। अगर इस 4-5 महीनों में उन्होंने अपनी स्थिति को नहीं सुधारा
तो बांग्लादेश जो है वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर पाएगा। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो बांग्लादेश जो है वो कच्चे माल के लिए दूसरे देशों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर देखने को मिलता है। बांग्लादेश में बहुत ही ज़्यादा कच्चा माल जो है वो अमेरिका या फिर यूएसए से आयात किया जाता है। तो अगर इस तरीके की कोई भी सिचुएशन पैदा होती है तो बांग्लादेश में कच्चा माल आयात नहीं किया जा सकेगा, जिससे वहाँ पर किसी भी वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, जिसके चलते सरकार ने आईएमएफ से 4.5 अरब डॉलर राहत पैकेज की मांग की है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है और जो व्यापार घाटा है उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। व्यापार घाटे का मतलब होता है कि जब दूसरे देशों से हम जो आयात करते हैं वो बढ़ता है और दूसरे देशों को हमारी कंट्री से निर्यात जो है उसमें कमी आती है, तो व्यापार घाटे की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसी तरीके की जो सिचुएशन है वो बांग्लादेश में भी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते यानी कि स्थिति को संभालने के लिए जो शेख हसीना जी हैं उन्होंने आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है उससे 4.5 अरब डॉलर राहत पैकेज की मांग की है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, श्रीलंका के बारे में भी मैंने बताया था कि उसने भी फिर आईएमएफ से कई बार जो है वो कर्ज लिया था और आईएमएफ की शर्तों की वजह से ही श्रीलंका की जो है वो काफ़ी खस्ता हालत होती जा रही थी। तो अब इसी तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में भी क्रिएट होने लगी है। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम में बांग्लादेश की भी स्थिति कहीं श्रीलंका के जैसी ना हो जाए। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की जो मुद्रा है जो कि टका है वो पिछले एक साल में डॉलर के मुकाबले 10% गिरी है। इस टाइम डॉलर जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा डगमगा रही है। जैसा कि आप लोगों को अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि हमारी कंट्री का जो रुपया है उसकी भी वैल्यू डॉलर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही थी। हालांकि आरबीआई ने इसके लिए एक स्टेप भी उठाया था। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अब हमारी कंट्री की जो करेंसी है यानी कि रुपया में भी किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग बात करें कि बांग्लादेश में भी जो वहाँ की करेंसी है जिसका नाम टका है उसकी वैल्यू जो है वो डॉलर के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा गिरती जा रही है और प्रेजेंट टाइम में जो टका है वो डॉलर के मुकाबले 94.79 टका देखने को मिलती है। यानी कि $1 इक्वल टू 94.79 टका। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है। इस वजह से भी बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, क्योंकि $1 का सामान खरीदने के लिए बांग्लादेश को 94.79 टका देना पड़ता है। तो इस वजह से भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर बात करें, बांग्लादेश जो है उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लेकिन अभी तक श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी सिचुएशन नहीं बन पाई है। यानी कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि हाँ, हमें ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने लगी है, लेकिन अभी तक वहाँ पर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि अगर बांग्लादेश ने अपनी सिचुएशन नहीं संभाली आने वाले 1-2 महीने के अंदर, तो वहाँ पर श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कई सारे रीजन्स मैंने आप लोगों को बताए जो हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने के लिए। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि अभी ये जो हालात बने हैं वो किस लिए बढ़े हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि वहाँ पर आयात बढ़े हैं और निर्यात घटे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो जुलाई 2021 से मई 2022 के बीच का जो डाटा निकल कर आया है उसके अकॉर्डिंग 81.5 अरब डॉलर का आयात किया गया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 39% ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ये 2021 से 22 के बीच में वहाँ का जो आयात है वो 39% बढ़ चुका है और 81.5 अरब डॉलर का आयात किया जा चुका है, जबकि इसके कंपैरिजन में जो निर्यात है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से भी वहाँ का जो व्यापार घाटा है वो बढ़ने लगा है। तो इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिससे वहाँ पर प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो पैदा हुई है।
इसके अलावा हम लोग बात करें तो विदेशों में काम कर रहे बांग्लादेशियों की आमदनी में भी गिरावट आ रही है। यानी कि दूसरे देशों में जो बांग्लादेश के लोग काम करते हैं उनको उतना ज़्यादा अब सैलरी नहीं मिलती है जितना पहले मिलती थी, तो इस वजह से भी वो अपनी कंट्री में रेमिटेंस नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिससे वहाँ पर आर्थिक संकट की स्थिति पैदा होने लगी है। इसके अलावा जो तीसरा रीज़न है वो तो रसिया यूक्रेन युद्ध, इसके अलावा जो कोरोना है, तो इसकी वजह से तेल के दामों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसका असर जो है वो हमें बाकी देशों पर भी देखने को मिला है, तो इस वजह से बांग्लादेश पर भी हमें इसका असर होता हुआ दिखाई देता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारी कंट्री में भी अभी पेट्रोल और डीजल है उनका काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिला था, क्योंकि ज़्यादातर जो पेट्रोल और डीजल है वो रसिया यूक्रेन की वॉर की वजह से आयात नहीं किया जा पा रहा है। तो इस वजह से सारी कंट्री में ये जो है ऑयल जो है उसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। हमारी कंट्री में भी अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, जगह जगह पर पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं वो बढ़ते नज़र आ रहे थे और वो पेट्रोल और डीजल कहीं पर भी नहीं मिल रहा था। तो इसका असर हमें बांग्लादेश पर भी होता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है जिससे वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि करनी पड़ रही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, वहाँ की जो सरकार है उन्होंने कई ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं जिनकी लागत जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिलती है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ का पावर सेक्टर है उसमें भी संसाधनों के दुरुपयोग हो रहा है। तो इस वजह से भी वहाँ पर प्रेजेंट टाइम की जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ये कुछ रीजन्स हैं। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो सिचुएशन अभी पैदा हुई है आर्थिक संकट की, इसको सुधारने के लिए या फिर इसको संभालने के लिए वहाँ की जो सरकार है शेख हसीना जी की, उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो सरकार ने या फिर हम लोग कहें उन्होंने बैंकों से ऐसा आवेदन किया है कि डॉलर के संकट से निपटने के लिए लग्जरी सामानों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जाएँ। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि जो भी लग्जरी सामान उनके देश में बचा हुआ है उसे दूसरे देशों को ना भेजा जाए, उसे अपने देश में ही संभाल कर रखा जाए। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर देखा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि सरकार ने सरकारी अधिकारी जो हैं उनकी विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि जो भी मिनिस्टर्स दूसरे देशों में विदेशी यात्रा कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कि जो भी पैसा है उसको थोड़ा बहुत बचाया जा सके, क्योंकि विदेशी यात्रा में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो इस वजह से भी इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, कम ज़रूरी परियोजनाओं के निलंबन पर विचार किया जा रहा है जिससे विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जा सके। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, वहाँ पर कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं उनकी शुरुआत की गई थी जिनकी जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रही थी। तो अभी जो वहाँ की सरकार है उन्होंने ऐसा कहा है कि ऐसी परियोजनाएं या फिर ऐसे प्रोजेक्ट जिनकी अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिन्हें टाला जा सकता है, तो उन्हें अभी टाल देना ही सही है, जिससे कि उन पर खर्च होने वाला जो पैसा है उसको बचाया जा सके। तो ये कुछ कदम है जो सरकार ने उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने आयात को कम करने का भी प्रयास किया है। जो ज़रूरी चीज़ें हैं केवल उनका ही आयात किया जाए, ज़्यादा लग्जरी आइटम्स का आयात ना किया जाए। तो ये कुछ कदम हैं जो कि शेख हसीना जी की सरकार ने उठाए हैं। तो अब इससे ये हम लोग कह सकते हैं कि अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये यहाँ की जो सरकार है वो स्थिति को संभालने में कामयाब हो पाएगी या फिर यहाँ पर भी श्रीलंका जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो हम लोग वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी कन्फ्यूज़न या कोई भी डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल के अलावा आप लोग हमारे और भी कई सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि MPPSC का पूरा सिलेबस, MPPSC प्री और मेंस का स्टडी मटेरियल, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, NCERT और CSET का भी सिलेबस, इसके अलावा MPSI और पटवारी का भी पूरा सिलेबस आप लोगों को हमारे यहाँ मिल जाता है। इस चैनल के अलावा आप लोग हमारा ऑफलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी अपनी MPPSC की प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा देना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।